हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप सब लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का जो क्लास 9 का जो चैप्टर टू मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ओके बच्चों, तो बच्चों पिछली वीडियो जो आप लोगों ने देखी है एज अ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें आप लोगों ने द एज ऑफ सोशल चेंज, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। द नेक्स्ट पॉइंट इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। ये आपका सेकंड पार्ट में आगे आ चुका था, जो मेरी सेकंड वीडियो आई थी इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट था सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। एंड आज का आपका थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और इस थर्ड पार्ट का पहला पॉइंट है द रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति। ओके, तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है रूसी क्रांति। ओके, तो आप चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, और आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट some points, we will discuss about some notes रशियन रेवोल्यूशन। ओके, कि रशियन रेवोल्यूशन एक्चुअली में है क्या, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों कि क्या है रशियन रेवोल्यूशन। सो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले बच्चों ये आप जान लो कि द रशियन रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज इन द Russian Empire. Okay, so it is started in 1917. This period saw Russian abolish its monarchy and adopt a socialist from of government following two successive revolutions and a bloody civil war. The Russian Revolution can also be seen as the precursors for the other European revolutions that occurred during or in the aftermath of World War I, such as the German revolutions of 1918 to 1919। ओके बच्चों, तो बच्चों सिंपल सी बात है, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें देखा गया था बच्चों कि जो यूरोप के सबसे पहले पिछड़े जो इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ थी, उनमें से रूस में एक समीकरण उलट गया, यानी कि उसका जो तख्ता था, उसका जो पल रहा था, पूरी तरह से पलट गया। 1917 की अक्टूबर में ये रेवोल्यूशन के जरिए रूस की जो सत्ता पर समाजवादियों यानी कि सोशलिज्म ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद फरवरी 1917 में, है ना, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1970 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के रूप में जाना जाता है, यानी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन, हम इसे कह सकते हैं। ओके, ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के जो सोशल और पॉलिटिकल हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए हम सब क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालते हैं। ओके, सो रसिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन कैसा था, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम उसे जानेंगे, उसके बाद तो यहाँ पे हम रशियन एम्पायर के बारे में जानेंगे। 1914 के बाद को हम जानेंगे। ओके, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य में, पूरे एम्पायर में जॉर निकोलस सेकंड का शासन था। वो वहाँ का एम्पायर की गद्दी में, वहाँ पे पूरे साम्राज्य में वो शासन कर रहा था। ओके, मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज के जो फिनलैंड है, ओके, मॉस्को के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, उसके आसपास के क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लात्विया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, लात्विया, उसके बाद है एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ओके,
ये सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। सभी कंट्रीज़ के बारे में हम जो साम्राज्य का, जो उनका साम्राज्य का ऑर्गन बना, साम्राज्य का अंग बना, उसके नाम यहाँ दिए गए हैं कि लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूसा के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के ऑर्गन बन चुके थे, यानी अंग बन चुके थे। ठीक है, ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अमोनिया, देखिए यहाँ पे दिया गया है पूरा, जॉर्जिया, अमोनिया, सभी कंट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत जितने अंग बनते गए। अजरबैजान, ठीक है, ये सभी इंक्लूड थे। रूस के ग्रीस ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत, ठीक है, में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इसमें मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, वो भी कैथोलिक्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ये सब शामिल थे। ओके बच्चों, चलिए यहाँ देखिए मैप दिया गया है बच्चों। द मैप शो द, क्या बता रहा है मैप क्या शो कर रहा है? इस मानचित्र के जरिए, इस मैप के जरिए हम रूसी साम्राज्य और उसके पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को दर्शाया गया है बच्चों, दिखाया गया है कि कौन कौन से महादेश थे। इसमें सारे महादेशों को दिखाया गया है। यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि रूसी एम्पायर में, रशियन एम्पायर में और पहले वहाँ के महायुद्ध में शामिल कौन कौन से देश थे उनके बारे में बताया गया है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ का समाज कैसा था। अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में हम जानेंगे। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग में ही रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। वहाँ का लगभग 85% जनता जो थी, वहाँ उसका जो आजीविका थी, वहाँ वो लोग जो अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे, उसका जो सहारा था वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर था। लिविंग फ्रॉम, जो अर्न करते थे वो लोग अपने लाइफस्टाइल में, जो उनका कमाने का जरिया था वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर को माना गया था। किसको माना गया था? एग्रीकल्चर को माना गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद पूरी वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50%, कितना परसेंट? 40 से 50% से भी ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार जो था वो लोग पैदावार करते थे एग्रीकल्चर के जरिए। और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, एक्सपोर्ट का जो काम है निर्यातक, वो रूस अनाज का एक्सपोर्ट का काम करते थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज फाउंड वेरी पॉकेट्स इन पॉकेट, यानी कि बहुत कम देखे गए थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे वहाँ के। ठीक है, वहाँ के प्रमुख इलाके को बारे में बताया गया है। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगर की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे बच्चों। ठीक है, बहुत सारे कारखाने 1890s में 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया गया था, यानी रेलवे एक्सटेंड को, नेटवर्क को पूरी तरह से एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि देखी गई थी। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा गया था। ओके, उसके बाद 1900 तक, यहाँ पे दिया गया है 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी, यानी कि इक्वल नंबर पाया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद ज़्यादातर कारखाने वहाँ पे देखे गए कि उद्योगपति की निजी संपत्ति थी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखा गया था वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट को। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग जो थी वो बड़ी फैक्ट्री पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों का
वर्कशॉप के काम की पाली जो थी, है ना, जो उनका टाइम पीरियड था वो 15 घंटा कर दिया गया था, 15 घंटा खींच दी जाती थी। जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में ही काम करते थे। फैक्ट्रीज़ में इतना ही देर तक जो कारीगर थे वो काम करते थे। मज़दूरों को रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद की गई थी। बहुत सारे व्यवस्था दी गई थी वहाँ के वर्कर्स को। सामाजिक स्तर पर मज़दूर बटे हुए थे, ठीक है। सोशल ग्रुप में मज़दूरों को बांट दिया गया था, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। कुछ मज़दूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मज़दूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। ओके, ठीक है बच्चों। उसके बाद उनके बीच योग्यता, कितनी उनमें एबिलिटी है, उनकी क्या क्या, उनका अपना कितनी उनमें दक्षता है, उसके स्तर पर भी काफ़ी फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक धातु मज़दूर ने कहा था कि धातु कर्मी मज़दूरों के खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत होती रही, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1914 में फैक्ट्रीज मज़दूरों में औरतों की संख्या 31% कर दी गई थी, ठीक है। कितनी कर दी गई थी? 31%। लेकिन उन्हें पुरुष मज़दूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, उन्हें पैसे बहुत कम दिए जाते थे। बिहाफ मैन, इंसान यानी कि जो मेल पर्सन होता था उसके अकॉर्डिंग फीमेल पर्सन को मजदूरी कम दी जाती थी। भैया ऐसा क्यों भेदभाव? यही सारे भेदभाव को हटाने के लिए तो रेवोल्यूशन किया गया था बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्दों की जो तनख्वाह थी उसके मुकाबले आधे से 3/4 तक महिलाओं की वहाँ की तनख्वाह मानी जाती थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद मज़दूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था बच्चों। यद्यपि जबकि देखा जाता था कि कुछ मज़दूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिया, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम देखे गए थे, बहुत ही फ्यू देखे गए थे। ओके, अब इन विभेदों के बावजूद, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना, डिस्पाइट डिवीज़न के बावजूद भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मज़दूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। यानी कि मज़दूर वहाँ पे अपनी स्ट्राइक वर्क को यूनिटी के साथ करते थे, ठीक है बच्चों। यूनिटी दिखाते थे और यूनिटी के साथ स्ट्राइक पे बैठ जाते थे। इसके बाद 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। बहुत सारे स्ट्राइक को देखा गया था, ठीक है। स्ट्राइक्स, मज़दूरों के द्वारा बहुत सारे स्ट्राइक को देखा गया। उसके बाद वहाँ के जो विलेज एरिया है, ठीक है, देहात एरिया, हम लोग जो ज़मीन है वहाँ की, वो किसान खेती करते थे वहाँ के किसान। लेकिन विशाल संपत्ति के सामंत यानी राजशाही यानी ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। वहाँ पे किसका कब्जा था? चर्च का कब्जा पूरी तरह से देखा गया था। मज़दूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे बच्चों। इक्का दुक्का ही वैसा है जो छोड़ दिया जाए तो सामंतों में नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता हैसियत मिली हुई थी वो लोकप्रिय की वजह से नहीं थी, बल्कि अपने जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले ही मिली थी, ठीक है। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी बच्चों। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हम लोग यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में ब्रिटेन के किसान न केवल नवाब का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। इसके जस्ट अपोजिट रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए, ओके, और वो लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी बच्चों, ओके। 1902 में ये देखा गया था, 1902 में देखा गया था। अब इस लाइन को मैं पढ़ रही हूँ, इस लाइन को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पे घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी घटनाएं घटने लगी थी धीरे धीरे, यानी कि पूरी तरह से रेवोल्यूशन जो था वो फैलने लगा था धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। कम्यून को मीर कहा जाता है। और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था, ठीक है बच्चों। चलिए
यहाँ तक हम किस तरह से किसान के परिवारों को डिवाइड की जाती थी ज़मीन को। उसके बाद ये समझने के बाद हम सोशलिज्म इन रसिया को जानेंगे कि रूस में समाजवाद कैसे आया। ओके, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। ठीक है, उन्हें गैर कानूनी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल माना गया था रसिया में, वहाँ पे रूस में सभी को 1914 से पहले। ठीक है, उसके बाद मार्क्स के विचारों के मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रसियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखिए डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टीज़ के बारे में बताया गया है। ओके, उसके बाद इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उन्हें मजदूरों को संगठित किया था। मजदूरों ने हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए थे। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, सब चीज़ों के अकॉर्डिंग इस हड़तालों को दिखाया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद कुछ रूसी समाजवादी यानी कि सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ड द रशियन पीजेंट्स customs of dividing land radically made them natural socialists. So peasants, not workers, would be the main force of the revolutions. The Russian could become the socialist more quickly than other countries. बच्चों, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति यानी पावर वाले जो हैं वो पीसेंट ही है, यानी कि किसान ही है। वे क्रांति के नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन गया था, बहुत जल्दी वहाँ पे सोशलिज्म को देखा गया था। ओके, नेक्स्ट 19वीं सेंचुरी में देखा गया कि आखिर में रूस के जो विलेज एरिया है, ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को दिखाया गया, उसका संघर्ष किया गया, उसका गठन किया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उसकी मांग की सामंतों के कब्जे वाले ज़मीन फ़ौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक यानी सोशल डेमोक्रेट्स को यहाँ पे दिखाया गया। ओके, इन चीज़ों को यहाँ पे बताया गया, सोशल डेमोक्रेट्स को दिखाया गया सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के रूप में। ओके, उसके बाद इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के संघर्ष की थी। उसके बाद खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि किसानों का एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। किसान जो है वो एकजुट नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे, कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों में खेती करवाते थे नौकरों के रूप में। इन आपसी विभेदों में यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशंस वहाँ पे देखा गया था, डिफ्रेंशिएशंस को देखा गया था, उनके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे भेदभाव देखा गया था, सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। उसके बाद रणनीति के सवाल पर पार्टी ने गहरे मतभेद थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया। ठीक है, लेकिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया यानी सोचते थे कि राजा जो है शासित रूस जैसे दमनकारी समाज की पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर में उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है बच्चों, दूसरा खेमा क्या मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। पहला खेमा मानता था कि राजा शासन करे और दूसरे में चाहता था कि पार्टी के सभी सदस्यों को इसकी जिम्मेवारी देनी चाहिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टर्बुलेंट टाइम यानी कि 1905 रेवोल्यूशन में देखा गया 1905 की क्रांति, उथल पुथल का समय। ठीक है, रूस एक निरंकुश राजशाही था, अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत उन्होंने जस्ट अपोजिट 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में भी जार जो था वो राष्ट्रीय संसद यानी कि नेशनल पार्लियामेंट के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने यानी कि लिबरल्स ने इस स्थिति को ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई थी। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतियों के साथ किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया था। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स की बात की थी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ के साथ मिलकर उन्होंने
किसानों के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों रूसी साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जीदियों यानी कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इनमें भी इनका समर्थन देखा गया। ओके, नेक्स्ट हम पॉइंट को इस जानेंगे कि रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था, वेरी बैड। ओके, रशियन वर्कर्स के लिए ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी थी बच्चों कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई और 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स को देखा गया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या देखा गया था? रूसी श्रमिक सभा में 4 सदस्यों की प्यूतलोव आयरन वर्कर्स उनकी नौकरी से हटा दिया गया, जो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर ही बच्चों सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में देखा गया था कि 11 लाख से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे के लिए जाने वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करने लगे और वो लोग हड़ताल पर निकल गए। ठीक है, इसी दौरान जब पादरी गोपान, ठीक है, फादर गोपान जो थे, पादरी गोपान यानी फादर गोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, ठीक है, विंटर पैलेस के सामने पहुंचा और पुलिस और कॉसेक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया गया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। ठीक है बच्चों, इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यानी कि नोन एज द ब्लडी संडे। ओके, किस नाम से जाना जाता है? ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी थी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी भी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार यानी कि अपनी क्लासेस को वो लोग छोड़ने लगे, तो यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, ठीक है, सिविल लेबोरेटरीज़ ने, लॉयर्स और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन लोगों ने भी हर चीज़ ने अपने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए उन्होंने यूनियंस की स्थापना कर दी। उसके बाद ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन पर अपनी सहमति दे दी। उन्होंने अलाउ कर दिया कि इलेक्टेड कल्टिवेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा फॉर द ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशंस। ओके, इस चीज़ को देखा गया। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अधिनिकृत रूप से काम करने लगी बच्चों, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भारी पाबंदियाँ लगा दी गई कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं देखी जाएगी। उसके बाद जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, पूरी तरह से बताया गया है बच्चों। और नेक्स्ट, वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। अपने मतदान और कानून में फेरबदल करके ही उन्होंने जो थर्ड ड्यूमा था, ठीक है, तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव्स को, पॉलिटिशियंस को, लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज आर केप्ट आउट यानी कि राजनेता को भर डाला, उदारवादियों को, क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया कि उन्हें इन चीज़ों में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में आप यहाँ तक के पॉइंट्स को ही समझे। इसके बाद का जो पॉइंट्स है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, यानी कि आपके लिए मैं पार्ट 4 लाऊंगी। ठीक है, पार्ट 4, यानी कि ये 4th स्टेप होगा। कितना स्टेप्स होगा? 4th स्टेप आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। ठीक है,
आज की वीडियो में आज इतना ही समझने की आप कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मैं समझाऊंगी नहीं, नहीं तो बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप समझने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बच्चों मैं परमजीत इतना ही लेकर के आई थी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी पॉइंट्स मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों, किस तरह से यूनिटी के साथ लेबर्स ने स्ट्राइक्स की, इकोनॉमिक सोसाइटी को दिखाया गया। उसके बाद इस मैप के ज़रिए रशियन एम्पायर को दिखाया गया। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन की स्टार्ट कैसे हुआ, इस सारी चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। ओके बच्चों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखकर नॉलेज को गेन कर पाएँ और चैप्टर को अच्छे से समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं परमजीत आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, टेक केयर।